जोरदार स्वागत है आपका टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और देखिए सीटेट का जो एग्जाम है भले ही आगे बढ़ा दिया गया हो, परिस्थितियां जैसे ही सामान होंगी आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। सो आज हम डिस्कस करने वाले हिंदी की बेहतरीन पेडागोजी के बारे में, जहां से क्वेश्चन बनना तय है। सो कहना चाहूंगा कि जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और वीडियो को करना है कम से कम आपको अपने एक फ्रेंड को या फिर एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहद इंपॉर्टेंट क्लास, और आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे कहा जा रहा है भाषा का प्रमुख कार्य है, यानी कि भाषा का जो हमारी लैंग्वेज होती है उसका प्रमुख कार्य क्या है। भाषण देना, प्रतिवेदन देना, संप्रेषण करना या फिर लेखन दक्षता। तो भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? तो भाषा का प्रमुख कार्य है संप्रेषण करना, यानी कि वार्तालाप करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 110% करेक्ट है। देखिए जो भाषा होती है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? संप्रेषण करना, बातचीत करना, वार्तालाप करना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? मान लीजिए आप एक हिंदी लैंग्वेज के टीचर हैं और इन 4 ऑप्शन में से आप किस ऑप्शन को सबसे बेहतर और उम्दा मानते हैं वो आपको चूज करना है। ए में कहा जा रहा है बच्चों की लेखन क्षमता का विकास, बी में कहा जा रहा है बच्चों को विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग सिखाना, सी में कहा जा रहा है बच्चों की मौखिक व्यक्ति की क्षमता का विकास, या फिर डी में कहा जा रहा है बच्चों को व्याकरण नियम सिखाना। तो बात क्या हो रही है भाषा शिक्षा के रूप में सबसे बेहतर ऑप्शन को चूज करने की? तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चों को विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग सिखाना। एक भाषा शिक्षक के रूप में अगर मैं होता तो ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल चूज करता, और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 110% करेक्ट हुई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को, यानी कि ए में कहा जा रहा है अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, बी में कहा जा रहा है सहज अभिव्यक्ति के अवसर देना, सी में कहा जा रहा है मातृभाषा की लिपि की पहचान करना, या फिर डी में कहा जा रहा है व्याकरण नियमों को याद करवाना। देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की बात हो रही है, इसके लिए जो सबसे बेहतर ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सहज अभिव्यक्ति के अवसर देना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। ए में कहा जा रहा है प्रेरणा का सिद्धांत, बी में जा रहा है क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, सी में कहा जा रहा है जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, डी में कहा जा रहा है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। देखिए भाषा शिक्षण का जो सिद्धांत है वो प्रेरणा का सिद्धांत के साथ साथ क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत और जीवन से जुड़ने का सिद्धांत भी है, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है, यानी कि भाषा सीखने के महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। देखिए क्वेश्चन में महत्वपूर्ण शब्द जुड़ गया है तो जाहिर सी बात है आपके सामने जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें जो वन ऑफ द बेस्ट होगा वो आपको चूज करना होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना, बी में कहा जा रहा है भाषण वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना, सी में कहा जा रहा है भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना, या फिर डी में कहा जा रहा है गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा था? क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा था कि प्राथमिक निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? तो जो संकेत कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव समझने का माध्यम बनाना, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल इंगित कर रहा है। आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, सी में कहा जा रहा है शुद्ध उच्चारण करना है, फिर डी में कहा जा रहा है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है, तो देखिए क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? आदर्श शिक्षक की बात हो रही है, यहाँ पे टीचर की बात हो रही है, यहाँ पे किसी बच्चे या स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे टीचर की बात हो रही है। तो टीचर के अंदर कैसी क्वालिटी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी, यानी उसके अंतर्गत व्याकरण का ज्ञान भी होना चाहिए, हिंदी साहित्य का ज्ञान के साथ साथ शुद्ध उच्चारण करना भी उसको आना चाहिए एक आदर्श हिंदी शिक्षक के रूप में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए मुहावरे और लोकोक्तियाँ सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यानी पाठ में जो मुहावरे लोकोक्तियाँ आते हैं उनका जो सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ए में कहा जा रहा है मुहावरे और लोकोक्तियों का सुनिश्चित प्रयोग करना, बी में कहा जा रहा है मुहावरे एवं लोकोक्तियों का निर्माण करना, सी में कहा जा रहा है मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ बताना, या फिर डी में कहा जा रहा है कोश से मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ देखना।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो सबसे बेहतर ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुहावरे और लोकोक्तियों का सुनिश्चित प्रयोग करना मुहावरे और लोकोक्तियों सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देखिए हम सीखेंगे तो ही तो चीज़ों का इस्तेमाल कर पाएंगे, उपयोग कर पाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि, यानी जो लोकगीत है उसको अपनी भाषा की कक्षा में महत्व देना चाहिए या फिर स्थान देना चाहिए क्योंकि ए में कहा जा रहा है लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। बी में कहा जा रहा है लोकगीत गाए जा सकते हैं। सी में कहा जा रहा है केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। या फिर डी में कहा जा रहा है कि इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सबसे सही ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं, इसलिए क्लासरूम में जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, जो लोकगीत हैं या फिर जो लोक परंपराएं हैं उनको महत्व देना चाहिए, उनके प्रयोग को या फिर उनके संबंधित चीज़ों को बच्चों से अवगत कराना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए एक बहुत सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बहुसांस्कृतिक होगा, यहाँ पे बहुसांस्कृतिक कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार सही है? देखिए बहुसांस्कृतिक क्लास की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 9 की। ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण करना। बी में कहा जा रहा है भाषा सीखने के लिए व्याकरण नियमों की ओर अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। या फिर सी में कहा जा रहा है भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की स्थिति बन सके। डी में कहा जा रहा है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सबसे सटीक ऑप्शन है और जो सबसे सही ऑप्शन है बिल्कुल 110% वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाषा परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए। यानी कि जो भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की स्थिति बन सके। मीन्स क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए क्लासरूम है, उसमें हमें बच्चे को ऐसे माहौल देना चाहिए ताकि वो चीज़ों को, लैंग्वेज को, भाषा को बेहतर ढंग से और सहज ढंग से सीख पाए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए बहुभाषी कक्षा सहायक है। बहुभाषी कक्षा की बात हो रही है और जान जाइए कि बहुभाषी जो टॉपिक होता है इसे 4 से 5 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ए में कहा जा रहा है कि भाषाई कौशलों में निपुणता प्राप्त करने में। बी में कहा जा रहा है विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं को जानने में। सी में कहा जा रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुंदर बनाने में। डी में कहा जा रहा है उपयुक्त तो सभी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका जो सबसे सही ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो बहुभाषी कक्षा में क्या सहायक है? तो भाषाई कौशल में निपुणता, विभिन्न संस्कृति और भाषाओं को जानने में, साथ ही साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुंदर बनाने में बहुभाषी कक्षा सहायक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए गैर हिंदी भाषी बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाई का सामना करते हैं क्योंकि ये गैर हिंदी भाषी बच्चा है। ए में कहा जा रहा है हिंदी एक कठिन भाषा है। बी में कहा जा रहा है हिंदी सीखने में भी रुचि नहीं लेते। सी में कहा जा रहा है हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। डी में कहा जा रहा है हिंदी शिक्षक का विषय का ज्ञान न होना। तो बात क्या हो रही है? गैर हिंदी भाषी बच्चे की बात हो रही है, तो इसका जो सबसे सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी हिंदी और उसकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, इसीलिए जो गैर हिंदी भाषी बच्चे होते हैं उन्हें हिंदी सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए सोहेल की मातृभाषा भोजपुरी है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वह हिंदी लिखते समय अक्सर ने का सही प्रयोग नहीं करता, इसका संभावित कारण क्या है? यानी कि जो सोहेल की मातृभाषा क्या है? भोजपुरी है, और वो क्या करता है कि ने लिखने का वो सही इस्तेमाल या सही प्रयोग नहीं जानता। तो इसके लिए देखिए क्या कारण हो सकता है। ए में कहा जा रहा है कि सोहेल हिंदी भाषा नहीं जानता। बी में कहा जा रहा है वह लापरवाह है। सी में कहा जा रहा है वह ध्यान से नहीं लिखता। या फिर डी में कहा जा रहा है यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसकी मातृभाषा का क्या है? प्रभाव है। देखिए मातृभाषा का बच्चे के ऊपर जैसा प्रभाव होता है उसकी लिखावट में भी वो प्रदर्शित होता है या परिलक्षित होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए भाषा कौशलों के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथन है। भाषा यानी कि लैंग्वेज स्किल की बात हो रही है। ए में कहा जा रहा है कि विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना। बी में कहा जा रहा है कि दैनिक जीवन में परस्पर आत्म व्यक्ति के योग्य बनाना। सी में कहा जा रहा है कि प्रत्येक कौशल अलग सिखाना है। डी में कहा जा रहा है चारों कौशलों के प्रयोग करने में निपुणता बनाना। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चारों कौशलों के प्रयोग में निपुण बनाना भाषा कौशल के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, और चारों संबंध है क्या? LSRW। इसको आप बिल्कुल अपने माइंड में रखिएगा। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग।
तो ये जो चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए श्रवण कौशल का सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है श्रवण कौशल की बात हो रही है। ए में कहा जा रहा है अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, बी में कहा जा रहा है छात्रों में मौलिकता का विकास करना, सी में कहा जा रहा है लेखन कौशल में निपुणता प्रदान करना, डी में कहा जा रहा है केवल सुनने की क्षमता को विकसित करना। तो देखिए श्रवण कौशल का सबसे कम महत्वपूर्ण बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 14। तो इसका जो सबसे सही ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल सुनने की क्षमता को विकसित करना श्रवण कौशल का सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देखिए श्रवण कौशल मीन्स क्या है कि बस बच्चा सुने ही, बस बच्चा सुनता ही है, श्रवण कौशल के अंतर्गत नहीं आता। साथ ही साथ बच्चा चीज़ों के विषय में अच्छे ढंग से समझना भी चाहिए। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए निम्न में से कौन सा पठन का प्रकार नहीं है, पठन का प्रकार नहीं है। ए में कहा जा रहा है सस्वर वाचन, मौन वाचन, अर्थवाचन, द्रुत वाचन। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्थवाचन क्या है, बिल्कुल पठन का प्रकार नहीं है। आगे चलते हैं मौन पठन में मुख्यता है, मौन पठन की बात हो रही है। ए में कहा जा रहा है शब्द भंडार विकसित किया जाता है, बी में कहा जा रहा है मन ही मन बुदबुदा कर पढ़ा जाता है, सी में कहा जा रहा है गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है, डी में कहा जा रहा है तेज गति से पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सबसे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गहन अर्थ आत्मसात करने का प्रयोग किया जाता है मौन पाठन के अंतर्गत। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह किस ओर संकेत करता है। यानी जो सुलेखा हैं वो क्लास में पढ़ा रही हैं, जिन्होंने जीवन को जिंदगी से जोड़ के पढ़ाया, तो ये किस ओर संकेत करता है। ए में कहा जा रहा है उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है, बी में कहा जा रहा है उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, सी में कहा जा रहा है सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, या फिर डी में कहा जा रहा है कि वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सबसे सही ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वह अक्षर को पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, साथ ही साथ लेखन कौशल है। ठीक है, यदि आप क्वेश्चन को समझ लेंगे ना मेरे भाई, तो आप ऑप्शन को इजीली सही और सटीक सॉल्व कर लेंगे। ए में कहा जा रहा है कि विचारों की मौलिकता, बी में कहा जा रहा है शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, सी में कहा जा रहा है अलंकारिक भाषा का प्रयोग, या फिर डी में कहा जा रहा है अक्षरों की सुंदर बनावट। क्वेश्चन नंबर 18 की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विचारों की मौलिकता क्या है, विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। देखिए भाषा के आधारभूत कौशल हैं, भाषा के आधारभूत कौशल हैं, एक क्रम से सीखे जाते हैं, अंतर संबंधित हैं, विद्यालय में से सीखे जाते हैं, डी संबंधित नहीं है। मैं अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं कि जो भाषा के आधारभूत कौशल होते हैं वो अंतर संबंधित होते हैं। तो 19 का जो सबसे सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंतर संबंधित होते हैं, यानी कि जो LSRW होते हैं, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो क्या होता है ये अंतर संबंधित होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है, यानी सेकेंड भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। ए में कहा जा रहा है हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, बी में कहा जा रहा है हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, सी में कहा जा रहा है हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, या फिर डी में कहा जा रहा है दैनिक जीवन में हिंदी में संबंधित बोलने की क्षमता का विकास। ठीक है, यानी कि दैनिक जीवन में हिंदी में संबंधित बोलने की क्षमता का विकास, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, अगर यदि आप हिंदी को सेकेंड भाषा के रूप में सीखते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रही होगी, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और कहना चाहूँगा कि चैनल पे जो साइंस का पार्ट है, यानी जो सुपर टेट में साइंस का पार्ट होता है, उसकी तैयारी होने वाली है चैनल पे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसी तरह स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।